नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बाहर तो ठंड है, माइनस टेम्परेचर। आप सोचेंगे कितना होगा, लेकिन कम से कम -13-14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सूर्य है मेरे रूम में, मुझे गर्मी देता है। चलो, मैं आज आपको एक ऐसी बात करता हूँ जो मैंने पढ़ी कि कैसल स्टॉकल लॉन्च लाइट के एक छोटे से द्वीप पर यह छोटा टावर हाउस हमेशा नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। उसको पहुंचाने के लिए सिर्फ नाव का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। हालांकि कम द्वार पर झील के उथले पानी के प्यार करना संभव है। महल अपने आप में एक आयताकार मीनार है, जिसका आधार लगभग 45 फीट बाय 36 फीट है और उसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। तथ्य यह है कि इसकी दीवारें 9 फीट मोटी हैं। साथ ही इसके साइट की दुर्गमता का मतलब है कि यह संभव आक्रमणकारी के खिलाफ काफ़ी अच्छी तरह से संरक्षित था और इसका गैलिक नाम कैस्टियल टालकैर का शाब्दिक अनुवाद शिकारी का महल है, जिसका चट्टानी टापू पर स्थित है। उसे जलकाक की चट्टान के नाम से जाना जाता है, जो अप्पिन के स्टीवर्ट का युद्ध घोष भी है। वो आज भी इतना बड़ा चट्टान समुद्र के बीच खड़ा है। किस तरह खड़ा होगा वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। चलो, एक और आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एंटार्कटिका में के मध्य में प्रकृति एवं अविश्वसनीय दृश्य बनाती है। टेलर ग्लेशियर की 12मासी बर्फ के बीच से गिरता हुआ एक लाल झरना। ग्लेशियर के बीच लाल झरना, मैंने वो फोटो देखा तो ब्लड फॉल्स के नाम से जानी जाने वाली यह घटना जितनी दिखती है, इससे कहीं अधिक आकर्षक है। उसका गहरा रंग न केवल ऑक्सीकृत लोहे के कारण होता है, बल्कि ग्लेशियर के नीचे छिपी नमक की झील में रहने वाले छोटे जीवाणुओं द्वारा बनाए गए छोटे लोह युक्त गोले के कारण भी होता है। जब यह पानी सतह पर पहुंचता है और ऑक्सीजन का सामना करता है, तो यह इतना गहरा लाल रंग ले लेता है कि एंटार्कटिक परिदृश्य में यह अवास्तविक लगता है। यह झरना शून्य से नीचे के तापमान पर भी बहता रहता है, जिससे एक अनोखा दृश्य बनता है, जहाँ विज्ञान और सौंदर्य एक प्राकृतिक कृति में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह सोचना कि यह अविश्वसनीय परिस्थिति की तंत्र हमें मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर संभवित जीवन रूपों के बारे में सुराग प्रदान कर सकता है। और प्रकृति हमेशा आश्चर्यचकित करती है और जानती है कि हमारी कल्पना को कैसे पार किया जाए। वो जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, उसका फोटो देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस पृथ्वी पर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। वो जो आर्टिकल्स UM टोनहा, एलियास सर्किस, तो मैंने उसमें से पढ़ी। जवानी चढ़ते ही अपने प्रेम के साथी जिस्मानी संबंध बनाने की ठसक सर पर चढ़ने लगती है। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा था। प्यार करने वाला पति, खुशहाल परिवार और जीवन के सुनहरे सपने। शादी के शुरुआत साल गुलाबी सपनों की तरह थे। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। हर दिन रोमांटिक, हर पल खास, हाथों में हाथ डालकर घूमना और अनगिनत बातें करना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन मैं एक कहानी जो मैंने पढ़ी, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिसमें जिस तरह लिखा था वो मैं
आपको पहुंचाता हूं कि लेकिन वक्त तो रेत की तरह फिसलता है। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आने लगी। शादी के 2 साल बाद हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया। बच्चे के आने से पूरा ध्यान उसकी देखभाल में चला गया। रात दिन उसके लाड़ प्यार में बीतने लगे। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया और कब हमारी बातें और साथ में बिताया गया समय कम हो गया, पता ही नहीं चला। जीवन आगे बढ़ा, बच्चा बड़े होने लगा। उसकी पढ़ाई, घर की किस्तें, गाड़ी का लोन और बैंक में शून्यों को बढ़ाने की चिंता में हम दोनों को अपने अपने काम में व्यस्त कर दिया। मैं अपनी नौकरी में खो गया और वह घर परिवार में 35 की उम्र। तब आते आते सब कुछ होते हुए भी दिल में एक खालीपन था। घर, गाड़ी और बैंक में पैसे तो थे, पर वह खुशी कहीं खो गई थी। उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को बढ़ा दिया और मैं अपनी उदासीनता को। हम दोनों एक साथ होकर भी अलग हो चुके थे। समय का पहिया घूमता रहा। बेटा बड़ा हुआ और उसका अपना संसार बन गया। हम दोनों 45 के हो गए। मैंने एक दिन उससे कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, हाथों में हाथ डालकर। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम्हें फुर्सत है, पर मेरे पास बहुत काम है। यह सुनकर मैं चुप हो गया। वक्त के साथ बाल सफ़ेद होने लगे, आंखें पर चश्मा लग गया। बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके प्रदेश चला गया। घर की दीवारें अब खाली लगने लगी। वह भी उम्र दराज हो गई थी। हमारी ज़िंदगी अब दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर में सिमट गई थी। एक दिन बेटा फ़ोन करता है और कहता है, पिताजी मैंने शादी कर ली है, अब यही रहूँगा। आपके लिए वृद्धाश्रम में जगह देख ली है। बैंक में जो पैसे हैं उन्हें वही दान कर दीजिए। फ़ोन रखते हुए मैं ठंडी हवा में सोचने लगा कि ज़िंदगी ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं सोफे पर बैठा था और उसने दिया बत्ती खत्म कर ली। मैंने उसे पुकारा, आज फिर से दोनों हाथों में हाथ डालकर बातें करें। वह मुस्कुराई और बोली, अभी आई। मेरे चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन यह पल आखिरी था। मैंने निस्तेज हो गया, हमेशा का लिए। वह मेरे पास आई, मेरे ठंडे हाथों को अपने हाथ में लिया। पूजा घर में जाकर भगवान को प्रणाम किया और लौटकर बोली, चलो अब बताओ क्या बातें करनी हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे एकटक देखा। अब ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। वह मेरी ठंडी देह के पास बैठी सोच रही थी, क्या यही जिंदगी है? जिंदगी को जीने का यही सच है। खुशियों के छोटे छोटे पलों को सहेजना और उन्हें अपने तरीके से जीना, ये हमारी जिंदगी की एक व्यथा और कथा है। हम इंसान जब जन्म लेते हैं तब हमें पता नहीं है कि हम कहाँ जन्मे, किस घर जन्मे, कौन हमारे माँ बाप हैं, कौन हमारे सगे संबंधी हैं। हमें कुछ पता ही नहीं होता है। जब धीरे 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 समझ आती है, हमारे माँ बाप हमको समझाते हैं कि हम कौन सी जाति के हैं, हमारा नाम क्या है, हम क्या करते हैं, हमको किस तरह रहना है। हम तब जानने लग जाते हैं कि ये गांव है, शहर है, क्या है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं, वो हम समझने लगते हैं। फिर हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं। कभी कभी कोई गरीबाई में ये माँ बाप अपने बच्चों को कहीं छोड़ भी देते हैं, अनाथ आश्रम में भी छोड़ देते हैं। कोई झुपड़पट्टी में जीते हैं, कोई महल में जीते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं, जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, तब शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद हम वो जवाबदारियों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी का जो सच है वो कहाँ चला गया। और जब वो सच समझने की बारी आती है तब हमारे पास कुछ नहीं होता है। मैं आप सभी को, मेरा आज का पैगाम यही है, इसलिए जब समझने लगे तब से दुनियादारी को समझने की कोशिश कीजिए। अपने भी लिए जिए और दूसरों के लिए भी
जिए। अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे, अपने बच्चों के लिए जिएंगे, अपने कुटुंब के लिए जिएंगे, अपने समाज के लिए जिएंगे, तो आप अपने आप के लिए नहीं जी सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लिए जीना है। अगर आप जी नहीं सकते हैं, तो जब आप समझने लगे कि मेरा वक्त पूरा हो गया, तो वो वक्त में किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरह हमारी ज़िंदगी में आनंद, सुख, शांति का अनुभव करना है, वो भी हमें सोचने की ज़रूरत है। वो वक्त था जब लोग गांव में इकट्ठे होकर बैठते थे, मंदिर के ओटले पर बैठते थे। आज वक्त बदल गया है। आज वक्त मोबाइल के साथ हो गया है। आज वक्त टैबलेट के साथ हो गया है। आज वक्त टीवी के साथ हो गया है। किसी को आपके लिए टाइम नहीं है। इसके लिए ज़रा सोचिए कि आपको किस तरह जीना है। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से आपके लिए ये पैगाम भेजता है।